इतना पहले कोई पूछता नहीं था। आज क्यों पूछते हैं? क्योंकि आज इंफॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है। एक ही चीज के लिए हमारे पास चार चीज आते हैं। कोई कहता है सा से शुरू करो, कोई कहता है तार सप्तक से शुरू करो, कोई कहता है सर नीचा करके गाओ, कोई कहता है हड़िया के अंदर सिर घुसा के गाओ। अरे हमको भी बोला गया था, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग किनसे सुनते थे? जिनसे मिलेंगे उनसे ना। यहाँ तो उंगली की नोक पर ही सब लोग मौजूद हैं आपको ज्ञान देने के लिए, और हर आदमी ज्ञानी। भारत की एक खासियत है, खाली किसी को एक बार सामने छींक के देखो, चार आदमी तुमको उपचार बताएंगे। वो पुदीना पीस करके उसको नाक के अंदर डाल के, कोई कहेगा धनिया पीस करके उसको उसके अंदर सो जाइए, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। ये हमारी आदत होती है, ये हमारे भारतीयों की हेल्प करने की आदत है, जबरदस्ती वाली। कभी कभी दुखद हो जाता है, लेकिन कभी कभी अच्छा भी लगता है। जैसे बाहर वाले बचते हैं, अगर आपने उनसे पूछा कि जुकाम हो गया, सर्दी हो रहा है, आपको दवाई मालूम है? बोले कि बेटर यू आस्क डॉक्टर, आप डॉक्टर से पूछ लीजिए। वो बताने से परहेज करते, क्योंकि हो सकता है कि पुदीना नाक में डालने के कारण आपको कुछ और हो जाए, छींक के जगह फिर आपको खांसी भी आने लग जाए। तो सोचते हैं कि भाई ना बताया जाए तो अच्छा है। बिन मांगे तो देते ही नहीं साला, मांगने पर भी नहीं देते, तो भी कोई अच्छी बात थोड़ी। यहाँ अपनापन है। खाली ट्रेन में खाली एक आदमी छींकते, हमारे बगल में बैठे हुए 8-10 जो बैठे हैं सहयात्री, वो आपको सारा कुछ बता देते हैं, अपना अपना ज्ञान उड़ेल के रख देते हैं। ज्ञान हर जगह है। अभी इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, इतनी बड़ी घटना हो गई कि हमें लगता है कि शायद हर आदमी ऐसे होंगे जो कि किसी की रात की 2 घंटे की नींद गायब थी, किसी की 3 घंटे गायब थी, कोई रात भर सो नहीं पाया। जो वो देख रहा था, वो अंदर से इतना ज्यादा परेशान हो रहा था। होने वाली बात ही है, बहुत ज्यादा दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है। किस तरह से हवाई जहाज के उड़ते ही कोई ऐसा कारण नहीं जो प्रत्यक्ष दिखे, बिना प्रत्यक्ष किसी कारण के अचानक से इतनी बड़ी बात हो जाए, आश्चर्यजनक है। होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो ही है। अब इसको कोई आप अनहोनी मान ले, चाहे होनी मान ले, चाहे किसी का फॉल्ट मान ले, कॉन्स्पिरेसी मान ले, तमाम तरह के अपने अपने लोगों के विचार मतलब राय। और हर आदमी राय देने पर तुला है। हर आदमी उठाया सामने मोबाइल, तुम लोग आवाज स्पष्ट आ रही है, नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही तो अपने अपने ग्रुप में जरूर बताना, कोई ना कोई इसको सॉर्ट आउट करे। इसलिए एकदम नजदीकी रखा है, इससे ज्यादा से ज्यादा नेचुरल आवाज कवर है। तो जो त्रासदी हुई है उसके लिए हम लोग सभी के सभी अंदर से द्रवित हैं। बहुत हृदय विदारक जिसको घटना बोलते हैं वो हुई है। हमारे भारत के इतिहास में, एविएशन इतिहास में, ये दूसरी बड़ी त्रासदी। इससे पहले एक और हो चुकी है, लेकिन वो बाहर के एरोप्लेन्स थे, 2 एरोप्लेन एक साथ क्रैश कर गए थे। और ये ऐसा एरोप्लेन क्रैश शायद पहली बार हुआ है भारतीय कैरियर का, शायद कैरियर्स का पहली बार हुआ है। एनीवे, अब ये आंकड़े की बात और ये कि सबसे बड़ा था कि उससे थोड़ा 1 इंच छोटा था, ये तो कहने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि चूंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है, और अचानक ज़्यादा अवेयरनेस का नुकसान हो रहा है लोगों को। हमारी एक शिष्य है जो कि हमसे 4-5 साल बड़े हैं, और रहते सूरत में है, अहमदाबाद के बगल में। जाहिर है कि उनको और ज़्यादा तकलीफ हुई होगी, इसलिए नहीं, उनको लगा कि हमारे पड़ोस में हो गया। जैसे हमारे इलाहाबाद में कुछ होता है तो हम बनास वालों को लगता है कि हमारे पड़ोस में, तो ऐसे उनके पड़ोस में हुआ। तो हमने कहा कि तो बहुत बड़ी घटना हो गई। नैन्सी साइलेंट करो। हमें लगता है कि बहुत बड़ी घटना। हमसे कहे कि आपके पड़ोस में बहुत खराब घटना हुई। तो बोले कि हाँ, हमारा बेटा हमसे कह रहे थे कि पापा ज्यादा मत देखिए, आप रात भर ये वीडियोस पर वीडियो देखे चले जा रहे हैं, इस तरह आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। बात सही है, डिस्टर्ब हो ही जाते हैं, तो डिस्टर्ब होना भी नहीं चाहिए इतना ज्यादा, लेकिन अब अवेयरनेस ना रहे ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो हमें उन दोनों के बीच में एक सामंजस्य जरूर तैयार करना चाहिए कि हम उतना ही सोशल मीडिया पर वो करें जिससे हमारे डिस्टर्बेंस का लेवल
जो है हम जितना बर्दाश्त कर पा रहे हैं उतने ही तक करें। अगर कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, मैंने देखा है, वीडियो देख करके कुछ उनके पास बातें आ जाती है तो उतने में वो बेचारे एकदम परेशान हो जाते हैं पूरा। बहुत सारे लोग नहीं होते, 2 वीडियो देखा, तीसरा आगे गए, फिर अगले किसी रील में चले गए, वो भी भूल गए। घटनाएं तो इतनी ज्यादा है, इनका कोई ठिकाना नहीं। और आंकड़ों से तो और ज्यादा आदमी घबराता है। अगर बोले तो 142 मरे हैं तो आप शायद उतना खराब नहीं होता, 242 और बड़ी बात होगी। ये कोई बात नहीं, बात तो एक की भी हो सकती है। तो अभी ऐसे भी घटना हुई जो कि एक किसी के मेघालय, एक किसी के वजह से भी काफी लोग परेशान हुए, इतनी ज्यादा बातें हुई। उसी में किसी ने लिख दिया कि पूरे यूपी में पिछले 1 महीने में 17 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें विवाहिता या नव विवाहिताओं ने कत्ल कर दिया। और कितनी घटनाएं बोले यूपी में 17। पहले हमको 17 नहीं मालूम था तो हम कम परेशान थे, 17 होने के बाद परेशान हुआ। कल एक लड़के से बात हुई तो कहा कि हमारे घर से शादी का बहुत दबाव था, हमने मना कर दिया, मैंने नहीं करना शादी। सही बात है, हो सकता है वो यहाँ पे हो भी, हाँ बैठा होगा, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, हम बताना नहीं चाहते, आइडेंटिटी हम क्लियर नहीं करना चाहते। तो है, अब उसमें आदमी का अगर 17 ना सुनता तो होता। तो यहाँ पे यही एक दिक्कत इस समय है कि लोग अपने जिस डॉक्टर के यहाँ पर इलाज करा रहे हैं उसके अलावा उसको बहुत सारे ध्यान देते हैं। डॉक्टर बोलता है ये वाली दवाई करा लीजिए, थोड़ा सा सूट नहीं किया तो वो अपनी वाली दवाई करने लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं भी उनमें से डॉक्टर के ऊपर अगर मैंने डॉक्टरी न की, उसके ऊपर चतुराई अपनी न चलाई तो फायदा क्या? चाहे का पंडित देवाशीष है, पंडित उसमें भी पंडित बन जाता है। हम जानते हैं कि हमारी पंडिताई कितनी है इसके बावजूद। क्या ये तो मजाक की बातें हैं। कहना ये था कि इंफॉर्मेशंस आप लोग नहीं ले, ऐसा हम लोग नहीं कहना चाहते। अगर आपके गुरुजी ने कहा है कि पुदीना मतलब साल लगाना है तो आप लगाइए। 2-4 वीडियो अगर आपने देख भी लिया, किसी ने कहा हाकार से अभ्यास करना चाहिए, आजकल ये नया अभी लेटेस्ट आया है मार्केट में, हाकार से। कौन सा रियाज होता है हाकार से? कितने लोगों ने आज तक, किस व्यक्ति ने हाकार से रियाज किया? लेकिन अभी आया वायरल है सब वीडियो, सारे लोग देखे, सबके चेहरे की खुशी बता रही है, सब देखे हुए हैं, नाम सहित सबको पता है, हम बोलते ही समझ जाएंगे। लग को लग जाएगा, सबको, उसको सबसे पहले लगेगा। उसके पास 100 थी ना, छोटी थी तो बताई थी, उसके पास कान के 100 थे, तो हमने तो बताया इशारे से, समझ गया कौन हो सकता है। तो हाकार से कभी रियाज हमने नहीं देखा वीडियो, टू बी फ्रैंक हमें पता नहीं कि दूसरों से पता चला। किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे ऊपर के स्वरों में कैसे गाए। तो एक समय में हिमेश रेशमिया बड़े नामी हो गए थे, आज नहीं उनका नाम पता नहीं है। वो एक समय था जब उसका जब समय आया, उसका नाम हो गया बहुत, तो थोड़ा नाक से गाता है। सारे लड़के जिसकी आवाज अच्छी थी वो भी आ करके रियाज कर रहे थे, वो शुरू से प्रैक्टिस कर रहा है कैसे नाक से गाएं। गनीमत था कि वो एक समय था जब ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था, आज होता तो आफत देता। हाँ ये फैक्ट है, गलत नहीं बोल रहा मैं। ये बात मुझे चेतन जोशी, बहुत बड़े बांसुरी वादक है, दिल्ली के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, उन्होंने बताया। बोले कि हमारे उधर के लड़के सब दिल्ली में तो सब आ करके रियाज कर रहे हैं। क्यों? बोले सबको हिमेश रेशमिया पढ़ना है। चलो भाई ये भी ठीक है, आ जाओ। वो पीछे चेयर्स में आ गया ना, चेयर में जो उसमें जुड़ा। तो ये एक एक समय आता है, लोग उसके अनुसार करते हैं। बंद कर देते। एक एक समय आता है, कभी एक एक समय में कुछ ऐसे गायक लोग आए जो कि थोड़ा सा पाकिस्तान अफगानिस्तान के थे, उस समय उनका जमाना आया था। जो भी देखो बड़ा ऊंचा गाता है। तो बजाय, हमने ये नहीं देखा कि मेरी क्षमता
या मुझे भगवान ने कैसा गला दिया है, या आपको जो सलाह दी जा रही है वो जनरलाइज्ड है या कस्टमाइज्ड है। आप इसको गौर से सुनिए इस बात को। जनरलाइज्ड यानी हमने एक दवा हकीम की बता दी, हकीम की पुड़िया, क्या हुआ है, बोले बुखार है, ये पुड़िया ले जाओ पानी से। दूसरा तो ये पैर में दर्द है, वही पुड़िया दूसरी पानी से, तो ये इसको हकीम की पुड़िया बोलते हैं। तो हकीम की पुड़िया वाला को सलाह मिल रहा है या होम्योपैथी दवा की तरह। होम्योपैथी दवा में क्या होता है, एक ने आके बोला कि हमारे बाएं आंख में दर्द है, तो उसने बहुत पूछा उछा देखा वो किया, उसको उसने दवाई लिखी। अगला आके बोला दाहिनी आंख में दर्द है, तो उसको अच्छी तरह देख के दूसरी दवाई लिखी। तो कहा कि आंख तो आंख, बाई और दाहिनी में क्या अंतर है? बोले नहीं, होम्योपैथी में बहुत कुछ होता है। आप जब लेटते हैं तो बाएं करवट लेटते हैं तो आपको ज्यादा है या दाहिने में, आपकी नाक बाई वाला बंद होती है कि दाहिने वाला, खांसी आपको रात में ज्यादा आती है दिन में आती, बहुत कुछ सवाल पूछने के बाद तब वो दवाई लिखते हैं। वैसे ही आयुर्वेद का, आयुर्वेद में भी पहले उसके लक्षण पता करते हैं कि उसका वात है कि पित्त है कि कफज है, उसके बाद उस अनुसार दवाई। तो रोग एक ही है, सबको बुखार है लेकिन तीनों की दवाई अलग। तो ये कस्टमाइज्ड है और वो जनरलाइज्ड है। तो हो सकता है किसी को ह कार के रियाज में उसका गला खुलता होगा, लेकिन आपको ह कार का रियाज करने की सबको जरूरत तो नहीं पड़ती। हाँ, हम लोग भी इस बात का ध्यान देते हैं कि किसको कैसा करना चाहिए। तो कभी कभी हम लोग भी ग्रुप क्लास में मिस करते हैं, ऐसा नहीं है, मिस करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप भी, अगर आपको लगता है कि नहीं है ये हमारे लिए, आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, अपने एनालिटिकल क्षमता का इस्तेमाल करिए, एनालिसिस करिए कि आप जो ये बताया गया आज हमको, ये मेरे लिए लग रहा है कि उतना काम का नहीं है या मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो तुरंत आप इस बात पर डिस्कस करिए। हम लोग तैयार हैं इसके लिए। हम लोग के पास पर्सनल आते हैं, हम लोग सुन के बताते हैं, उसी में से थोड़ा सा सुन के बताते, कभी जरूरी नहीं है आगे करके देख लेते हैं। लेकिन अब हम लोग को भी थोड़ा आइडिया है, 40-45 साल का अनुभव, इनके पास ये 20 साल का अनुभव, तो 20 साल का अनुभव ऐसा होता है कि काफी कुछ हम लोग के कमरे में आते हुए कोई नया लड़का, तो हम लोग ये समझ जाते हैं कि कहाँ तक सीखेंगे, पता चल जाता है। और उसमें हमारी गलती भी होती भी बात है, 10% गलती भी हो जाती है, 90% सही होता है। जैसे कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं, आते ही सबसे पहले दरवाजे को प्रणाम किया, तब मेरे पास आकर के अपना सर सहित सारा पूरा बॉडी हमारे पैर पर रख दिया। हमारी मन सोचे कि लग तो नहीं रहा, इसका चेहरा देखे कि ज्यादा दिन रहेगा। 15 दिन के बाद किसी और के पैर पर माथा टेकते हुए मिल गया, क्योंकि उसमें जब आपने उड़ेल दिया अपने आप को, तो आपने मन को उड़ेला क्या नहीं, ये तो मन पहचान लेता है, मन की गति मन पहचान लेता है, आत्मा की भाषा आत्मा, रूह की बात रूह समझ लेता है। इसलिए वो हमेशा हर चीज दिखाया नहीं जाता है। हमें मालूम है यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे सामने नहीं आते, नजदीक नहीं आते, लेकिन अंदर से बहुत श्रद्धा करते हैं। श्रद्धा अपने लिए है, मेरे लिए नहीं है। मेरा ज्यादा पैर छूओगे तो मेरा पैर पतला हो जाएगा, उसमें बीमारी आ जाएगी, पैर में दर्द आ जाएगा, तो नहीं छूना ही अच्छा है। लेकिन मन ही मन अगर आपकी श्रद्धा है तो मुझे नहीं, आपको खुद को फायदा। तो हम आ रहे हैं इस बात पर कि कैसे हम इन चीजों को कस्टमाइज करते हुए जनरलाइज्ड करें। कस्टमाइज चीजों के बारे में बात करेंगे। हम आपको 3 दवाई लिख के अगर दे रहे हैं, आप उसमें से पिक कर लीजिए कि आपके लिए क्या उपयुक्त है। ऐसी घटना हुई थी, एक तरह की वो एक तरह का उपचार था, एक रोगी के घुटने का इलाज किया गया और उसमें ऐसा इंजेक्शन था जो जिसके बारे में पूरा नेट में खोजेंगे तो आपको मिलेगा कि कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक इसमें यहाँ तक लिखा हुआ है कि इट इज माइल्डर, उससे भी माइल्ड होता है, जो केवल एक डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन लगाने से होता है। यानी कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर लोग जैसे आए तो कह रहे डॉक्टर साहब ना ही ठीक भैल आपके दवाई से, तो बोले अरे तो दे दी बढ़िया दवाई, 2 दिन रुक जा, ना ही ये दवाई खैली 2 दिन से ना ही होता, तो अच्छा हम तो के सुई लगा देते। तो डॉक्टर कहता है कौन सा सुई लगाए, तो पानी जो है डिस्टिल्ड वाटर
ऐसे खींच के 36 बार उसको ठोक ठाक के उसको लगा देता है, अब वो घर जाके ठीक हो जाता है। साइकोलॉजिकल दवाई है, प्लेसिबो इफेक्ट, हाँ इसको यही बोलते हैं शायद, तो नेट में वही मिलता है उसका। तो बोले कि वो जो प्लेसिबो इफेक्ट है, मतलब जैसे खाली पानी डाल देने से जो होता है उसमें जितना दर्द हो सकता है उससे भी कम दर्द होगा, लेकिन जिसको लगाया गया उसे तो लगी कि जान निकल जाएगी। डॉक्टर खुद परेशान बोले ऐसी तो घटना हमने देखी ही नहीं है। उन्होंने इससे पहले जिनको जिनको लगाया था सबको फोन किया, आपको भी हुआ था क्या? बोले नहीं, हमको तो पता ही नहीं चला। आपको नहीं, आपको नहीं, जगह जगह बात की उन्होंने, नहीं था किसी के पास, लेकिन एक व्यक्ति परेशान हो गया। तो इसलिए अपना एनालिसिस होना भी बहुत जरूरी है। हम डॉक्टर साहब दे दिए दवाई, ये करो, लेकिन तुम्हें अगर लग रहा है कि 2 दिन के बाद ही मेरा गला बैठ गया, तो फिर आप जाओ उसके पास, जाके बोलो कि गुरुजी आपने कहा था ये करने के लिए, हमने शुरू कर दिया तो हमारा तो गला ही ऐसा होने लग गया। तो बोलते अच्छा ऐसा हुआ है, तो उसको फिर चेक करके बोलो, इसमें कोई गलत नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि ये बातें हम कब शेयर करें सारे लोगों से, यही शेयर करने के लिए हम वर्कशॉप, कि हम अपने आइडियोलॉजी को आपको बता सके कि आपकी जरूरत क्या है, तुम लोगों की जरूरत क्या है, और हम उसमें क्या कर सकते हैं। बात सही है कि हमारे पास 8-10 लोग बैठे होते हैं, तो हम कभी कभी सबके साथ हम इंडिविजुअल इंटरेक्शन ना करते हुए भी, मेरा ध्यान कम से कम बहुतों के साथ उसी ग्रुप में भी बहुत रहता है। अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो मैं अपने इंडिविजुअल क्लास में भी, जब 10 लोगों का क्लास होता है तो उसमें भी मैं पहचान लेता है तुम्हारा मुंह नहीं खुल रहा है, बाकी सब लोग का ठीक है, तो अपना मुंह थोड़ा ठीक करो, दूसरी कहते नहीं तुम मत करो, तुम्हारा सही है, तुम थोड़ा सा आ जाके करो, तुम्हारा बहुत कम हो रहा है। तो हम उसी में अपना बुद्धि लगाते रहते हैं। भगवान का दिया हुआ, भगवान ने हमको इसी काम के लिए भेजा है कि आप ऐसा करके बच्चों को सिखाइए। 8-10 हजार बच्चों को अब तक सिखा चुके हैं, तो थोड़ा और सिखा लेंगे, जब तक है जिंदगी 2-4 हजार और आ जाएंगे। हमने गिना नहीं, गिनते तो भी गिनीज बुक में आई गया करते, नहीं गलती। खैर, अब हम थोड़ा कैसे रियाज करें उसको हम अपना जनरलाइज्ड वे में आपको हम बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। हो सकता है कि ज्यादातर लोगों को वो फायदा करे, और उसके बाद कुछ लोगों को उसमें दिक्कत हो, वो हमसे आके जरूर डिस्कस करें। तो हम जो हमने इतने दिन से अनुभव से एक निचोड़ निकाला है, उस हिसाब से रियाज क्या करें ये पूछना लगभग सभी जो नए लोग हैं वो पूछते जरूर है। तो हम पहली चीज, हमारे गुरुजी जो हमको हर समय एक जनरलाइज बात हमेशा ही कहते थे, मिलते ही पहला सवाल, कैसे हो सर, साधन कर रहे हो ना, ये उनका सवाल, मतलब दूसरा वाला सवाल जरूर से होता था। कभी कभी कैसे हो ही स्किप हो जाता था। पहला सवाल सर साधन करते हो ना, हाँ जरूर, ये उनका पहला हालचाल होता था। जब भी हम जाएं गुरु माँ के यहाँ बैठ जाए तो गुरु माँ तरह कैसे हो, तुम्हारी पत्नी कैसी है, वो बेटा कहाँ है, कितने स्कूल में गया, क्या हुआ, 36 चीज पूछते। गुरु जी हमसे धीरे से कहते थे तुम इधर आओ, यहाँ पर बैठो, मेरे कमरे में कौन ले जाते थे। हम गुरु माँ से बोलते थे हम आ रहे हैं गुरु सर, हाँ जाओ जाओ, हमारे पास क्यों बैठोगे, जाओ, चले जाते थे। तो गुरु जी भाग जाते, पहले कहते थे सारा साधन करते हो ना, यही सवाल, हालचाल पूछते थोड़ा कैसे है, नहीं पूछते और उसका हमारे बात ही वही चीज की बात है। उनको एक चीज समझ में आता है, रियाज किया हो कि नहीं, हम रियाज किए, इसके साथ उनको आता ही नहीं था कुछ। जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन भी रियाज ही कर रहे थे, शाम तक किया था, 7 बजे तक, 11-12 बजे मर गए। तो उनका था साधना में जीवन था, इसलिए उनको हमने साधो तुम्हें प्रणाम नाम से किताब, हम लोगों ने अपनी श्रद्धा उनको रागिनी के माध्यम से वो किया है। वो किताब मौजूद है, जिसने पढ़ी है पढ़ ले, जिसको नहीं पढ़ी है वो चाहे तो यहाँ से 50% दाम में, हम लोग विद्यार्थियों के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि कॉस्ट भी होता है ना किताबों का, तो उसको भी तो हमें देखना है, तो उस हिसाब से हम लोग 50% कॉस्ट पे देते हैं कोई भी किताब का आपको, जो लोग यहाँ पे विद्यार्थी हैं। तो इसलिए उसको ये भी है। अभी नई किताब आई तो आज हमने देखा होगा, वो अगर किसी ने ध्यान दिया तो गुरुकुल में मैंने लगाया अश्विनी भिड़े जी का। अश्विनी भिड़े जी को किताब मैंने भेजी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। वो एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में ऐसे ही व्यक्ति हैं जिनको समय से पद्मश्री नहीं मिला, इस साल मिला, इस साल, जबकि उनसे बहुत बहुत बेकार लोगों को कब का मिल चुका है, कोई 10 साल पहले, कोई 15 साल पहले, उनकी कॉन्टेम्प्रेरी लोगों को तो कब का ही मिल चुका है। नहीं मिला, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, केवल काम करती थी, उनका नेचर हमसे मेल खाता है।
हमसे बड़ी है 5 साल, मैं दीदी बोलता हूँ, बहुत, वो भी हमको बहुत मानती है। तो जितना हमने लगाया है उसमें चैट, उसके आगे कुछ और बात हुई, वो बात बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको यही बताने का मकसद है कि कुछ ऐसे कलाकार भी होते हैं जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए। हमेशा उन लोगों का अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए जो केवल एक तरह के लोग दिखते हैं हमको। कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी दिखते, और उनके न दिखने के पीछे क्या हो रहा है संगीत का, उसको जानना बेहद जरूरी है। तो उनसे हमने बात की, तो हमने उनसे कहा कि आप उन्होंने हमसे लिखा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी वो सृजन की झरना ऐसे ही बेहतर, ऐसे कुछ लिखा था तो भेजा होगा, हमने देखा, तुम लोगों ने लेंगे तो देख लेना, गुरुकुल में डाला है। तो आगे हमने कहा जो हमने अभी नहीं भेजा है तुम लोगों को, हमने कहा दीदी आप हमारी प्रेरणा स्रोत है, आप भी हमारी प्रेरणा स्रोत है। आपके काम करने का, निष्काम निस्वार्थ रूप से काम करने का मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो उन्होंने कहा कि, और हाँ, हमने उसमें एक लाइन जोड़ दिया, हमने कहा कि हम ये कामना करते कि अगले साल आपको पद्म भूषण मिल जाए। इस साल उनको पद्मश्री मिला, अभी पद्म भूषण। उन्होंने जवाब क्या दिया, मुझको आप ये शुभकामना मत दीजिए कि मुझे पद्म भूषण मिले या ना मिले, मुझे ये शुभकामना दीजिए कि मेरी सृजन की धारा चलती है। ये हमारी मानवता होनी चाहिए। हमारी मानवता कहती है कि हमारी सृजन की धारा चलती रहनी चाहिए। हम एक मानव के रूप में अपने कलात्मक विकास की दिशा में अग्रसर होते ही रहे। इस बात को समझना बेहद मुश्किल काम है। हम जो बड़े होते हैं, हम अपनी उम्र से बड़े नहीं होते हैं केवल, मगर उम्र के साथ साथ हमारी कलात्मक परिपक्वता होती है, हमारी बौद्धिक संपदा होती है, बौद्धिक विकास होता है। इन चीजों के बारे में भी हमको गंभीरता रखनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपकी आर्थिक उन्नति भी हो रही है, सामाजिक भी हो रही है, राजनैतिक हो रही हो, तो भी चलते दीजिए, लेकिन आप एक इंसान के तौर पर, इंसान केवल मात्र इंसानियत में केवल मात्र खाना पीना सोना पैसा कमाना और यही केवल नहीं होता, उसके साथ अपनी कलात्मक तरक्की या कलात्मक उन्नति का साधन भी होना चाहिए। हम अगर धीरे धीरे अपने कलात्मक उन्नति में धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे तो हमें लगेगा कि हमारा जीवन सफल है। और अगर आपने केवल एक ही दिशा में उन्नति कर ली, पैसे पर पैसा कमा लिया, या फिर आपने ऐसी उन्नति कर ली कि बौद्धिक हो गया बहुत ज्यादा और कुछ अपने ध्यान ही नहीं दिया, वही फटे धोती में ही जिंदगी गुजार दी, दोनों में थोड़ा मेल होना चाहिए। तो आप लोग जरूर उन्नति करिए, खूब आगे तरक्की कीजिए, सब कीजिए, लेकिन अपना पूरा ध्यान संगीत में, चूंकि आप लोग हैं इसलिए संगीत की बात कर रहे हैं, कि संगीत के क्षेत्र में आपकी कलात्मक उन्नति, आपकी समझदारी, आपकी सौंदर्य बोध की क्षमता, ये सब दिन भर दिन बढ़ती जाए और आप एक विकसित मानव बन सके, ये बेहद जरूरी है। जल्दी हो गया? ठीक है, कोशिश तो करते हैं कि तुम लोग को बोझिल न लगे। ये भी एक आर्ट होता है, ये भी हमको नहीं आता था। पहले तो हम अपना ऐसे पूछते, जैसे हमको बोलना पड़ता था गाना गाने से पहले कि मैं देवाशीष दे, आज मैं राग बागेश्वरी प्रस्तुत करूंगा, तो इतने में हम 3-4 बार हकला जाते। बहुत सारे लोग हैं जैसे मैं देवाशीष दे और अभी आपको सामने राग बागेश्वरी सुनाने जा रहा हूँ, तो लोग कहें यार इतना सा भी बोलना नहीं आता, चले कलाकार। हमको बहुत क्यों हम हकलाते हैं? तो मैंने उसके लिए अपनी ओर से जो प्रयास किया उसको हम अभी यहाँ डिटेल बताने नहीं जा रहे, लेकिन हमने उसमें से बहुत प्रयास किया। इतना प्रयास किया कि आज हम सोचते नहीं हैं कि हमें क्या बोलना है, थोड़ी सी दिशा अपने अंदर तय कर लेते हैं कि हमको किधर से जाना है। तो कोई भी बोलने से पहले 2 चीज चाहिए होता है, कैसे शुरू करें और कैसे समाप्त करें। ये दोनों चीज आप अगर तय कर लिए तो अंदर क्या करना है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे आपको पता होना चाहिए कि पूर्वालाप कहाँ से शुरू करना है राग का, और छोटा ख्याल से कैसे उसको समाप्त करना है। ये दोनों आपने अगर तय कर लिया तो बाकी अंदर विलंबित से होते हुए आप जरूर बहुत अच्छा करेंगे।
आपको डेस्टिनेशन ही पता नहीं होना चाहिए और ओरिजिन, कहाँ से आप ओरिजिनेट कर रहे हैं। एनीवे, तो हम लोग यहाँ चलते हैं कि हम लोग जब स्टार्ट करते हैं रियाज करना, तो यहाँ पर भी वही बात आई, शुरुआत किससे करें? डेफिनेटली शुरुआत सा से होना चाहिए। सा का दूसरा नाम है षडज, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में, हिंदी में अक्सर जो श होता है पेट कटा मूर्धन्य सा, उसको ख में उच्चारण किया जाता है। अभी थोड़ा कम होता है, पहले थोड़ा खड़यंत्र वगैरह ज्यादा बोला जाता था। और लखन शब्द आया भी इसी तरह से, वो कभी कभी लसन लिखा, नहीं लखन नहीं, लगन जगह पे लसन ऐसे करके भी लिखा रहता है, वो मतलब ख और श का रहता है। हमारे हिंदी के विद्वान बैठे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, उनके सामने बोलना मुझे उचित नहीं लगता, लेकिन ये जो श का है कभी कभी इसके लिए ऐसा रहता है, इसलिए षडज को अक्सर खरज कहा जाता है। और ये खरज की साधना बोलते बोलते लोग, खरज मतलब लोग समझ गए कि मंदिर में ही हमेशा रियाज करना है। जिसको देखो वही बताएगा कि जितना नीचे जाओगे उतना ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप चाहे देख ले, अच्छी तरह गौर से देख ले, कि आपको पता चल जाएगा कि ये बात भ्रमित करने वाली है। ये हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने हमेशा बताया है, उनकी उन बातों का चाहिए। हमने फिर कहा आपको, उनका असम्मान करने की जरूरत नहीं है, उनको डिफाई आप नहीं कर रहे हैं, उनको जो बोलने दीजिए, वो उनका अनुभव है। मुझे वो करना है जो मुझे अपने लिए ठीक समझ में है। इसलिए खरज साधन के रूप में कभी भी मंत्र में ज्यादा, अब अंचखाई तो हवा निकल रही, आवाज में कुछ आई नहीं, इतना नीचे चले गए। अब ऐसी क्या रियाज है भाई, कौन सा रियाज? उनका हुआ नहीं कभी आज तक। वो ब्रह्म मुहूर्त वाले भी नहीं आगे बढ़ पाए। बहुत ही कम ऐसे हैं जो कि 4 बजे उठे तो आखिर कलाकार बन पाए, वो साधना ही करते रह गए, कलाकार भी बन पाए। तो आपको तो कलाकार भी बनना है ना, सारे लोग तो यहाँ कलाकार बनने के लिए आए, सीखने के लिए तो बहुत जगह है। यहाँ लोग आते ही विशेष रूप से उनको गाना आता है। तो गाना आने के लिए क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए, हम अपने अनुभव और अपने गुरु जी के द्वारा सिखाए गए शिक्षा के माध्यम से बता रहे हैं कि उन्होंने हमेशा कहा षडज साधन करो, वही खरज है। खरज मतलब सा, मतलब हमको सा की साधना करना है। सा पे हमारा 2 पार्ट की साधना होती है। एक षडज साधन का पहला पार्ट है केवल सा को आकार के माध्यम से करना, तानपुरा लगाए। पहले 1-2 मिनट आराम से उसको खूब सुनेंगे, अपने अंदर उसको आत्मसात करेंगे कि उस सा को हम अपने यहाँ थोड़ा सुन लेंगे। मिनट भर भी अगर हम सुन लिए तो आपके जो मन की तंत्रियां हैं वो उससे दोनों ट्यून हो जाती हैं। क्योंकि आप जब कमरे से निकल करके रियाज की जगह तक पहुंच रहे होंगे, तब तक आपके पड़ोस में कहीं पर वो जय हनुमान सुबह सुबह लगा हुआ है, तो आपका तो पहले वो बन गया ना, आप उसका चल रहा है क्योंकि वो भजन लगाया हुआ है। थोड़ा आगे गए तो कोई फिल्म ही चल रहा है, मोबाइल खोले तो वहाँ कोई रील अपने आप बजने लग गया, तो आपका डिस्टर्बेंस हो जाता है। कभी सा यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ। तो सा में बैठने से पहले अपने आप को चारों ओर से ब्लॉक करना पड़ता है। उस ब्लॉक करने के लिए ही तानपुरे का प्रयोग किया। लोग बोलते तानपुरा नहीं तो हारमोनियम बजाए, कहीं हारमोनियम में ये बात नहीं आती, क्योंकि हारमोनियम से जो आवाज आती है वो सिंगल डायरेक्शन या यूनि डायरेक्शनल होता है। जब आप तानपुरे को करते हैं तो जो ओरिजिनल तानपुरा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, अब ये इसकी बात हमें नहीं करनी चाहिए। उसमें जब आप बजाते हैं तो वो एक ऐसा यंत्र बनाया गया है जो किसी एक दिशा में आवाज नहीं होता। हमारे भारतीय वाद्यों की सबकी लगभग यही विशेषता है, वो एक दिशा में नहीं आती। बांसुरी क्या है, बांसुरी में जब बजाते तो आपको यूनिडायरेक्शनल आती है, शहनाई बजाते हैं तो उसके मुंह से आवाज निकलती है, लेकिन सितार जब बजता है तो वो चारों ओर से घिर के आता है। ये घिरना बेहद जरूरी है। इसलिए सितार में जब पहला वाला तार बजता है, लोग बजाते पहला वाला, लेकिन पीछे इतने सारे तार होते हैं, वो उसको झंकृत करते हैं, आपके अंदर वो सा को बनाए रखते हैं, आपको उसके अंदर ब्लॉक करके रखते हैं कि आप बाहर मत जाना, इतने में रहो, हम इसके अंदर आपको नई चीज सुना रहे हैं। तो ये जो ब्लॉक करके रखने के लिए उनको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। केवल एक तार से काफी बच सकता है सितार, लेकिन वो एक तारा किसी काम का नहीं होता है, उतना ही भर का आवाज आता है उसमें। लेकिन जब उसमें इतने सारे तार जोड़ दिए जाते हैं
तरफ के तार जो नीचे होते हैं, सितार बजाते हैं, तरफ के तार है, नीचे है, सामने उधर के और गंधार पंचम जैसा मिलाया जाता है, अलग अलग मिलाने का है, विलायत का सफा गंधार पंचम या उसका निषाद का। तो वो जो बजता है अलग अलग तार में है, जब एक बजाया जाता है तो उसके साथ वो रेजोनेट करता है। एक बजता है तो दूसरा उसके साथ ऑर्केस्ट्रेशन करने लगता है, साथ में बजने लगता है। तो वो एक मिल के ऐसी झंकार की ध्वनि आती है उसमें सितार में, कि जब आप वो कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो आपको केवल एक तार नहीं सुनाई देता है, उसके साथ तमाम आवाज मिल के आती है। और वो जो यंत्र होता है उसको चारों ओर से उसकी आवाज फैलती है, वो एक यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है। इसलिए कभी भी स्पीकर एक नहीं लगाए जाते, यहाँ एक है, दो है, तीन है, चार है, तब आपको ऐसा घिरा हुआ मिलता है। अगर हम एक ही लगा देते आवाज तो मिल जाती है। यहाँ एक लगाने का भी आता है ना यंत्र, सिंगल वाला, ऐसे लगा दिया, माइक पे बात कर रहे हो उतने में आवाज आएगी, तो उसमें क्या ये बात है कि जो आप घिरा हुआ देख रहे हैं चारों ओर, बाहर की आवाज गायब रही है। इसलिए स्पीकर भी अच्छा स्पीकर जो कि आपको आवाज चारों ओर से, ज्यादातर में एक स्पीकर होता नहीं। आजकल तरह तरह के आते हैं जिसमें एक ही साथ 2-3 होते हैं, साइड में होते हैं, जिसमें सामने होते हैं। वो इसलिए किए जाते हैं कि चारों ओर से आवाज आती है। थोड़ा सा बेटा इधर उधर देख लो, पर तो अगर हो जाए तो, नहीं है तो थोड़ा इधर की ओर आओ, इधर की साइड में देखो। अब नहीं आएंगे लोग ज्यादा, 1-2 लोग ही आएंगे। तो उसमें जो ये झंकृत होता है, हमारे वॉइस के लिए क्या है, हमारे वॉइस के लिए इस तरह का तो जारी नहीं है सुविधाएं। हम जब गाएंगे तो एक ही आवाज आएगी, उससे रेजोनेट करते हुए कुछ आवाज जरूर आएगी, लेकिन वो एक ही होगी। इसलिए तानपुरा बजाया जाता है। तानपुरा के बिना जो रियाज करता है उसको कभी गाना बजाना नहीं आएगा। शास्त्रीय संगीत उसका स्वर सही नहीं आ सकता है। इसलिए हम लोग अपने यहाँ हारमोनियम में सापा दबा के नहीं गवाते हैं। हारमोनियम से गवाने का मतलब है तब उसको कभी नहीं आएगा ठीक से। इसलिए हम फिर से आग्रह करेंगे, इतनी सुविधा आज जैसी है वो पहले तो थी नहीं। हम बाहर नौकरी करने के लिए जब 85 में गए तो उस 85 में वो हमको यहाँ पे और कोई सुविधा नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक नाम की कोई चीज नहीं आई थी। तो मुझे एक छोटा तानपुरा किसी से मांग के, क्योंकि मेरे पास खरीदने के लिए पैसा नहीं था, तो हम उस तानपुरे को मांग करके उनसे हम लेके गए थे गोस्वामी जी से, और जा करके उसको बड़े मुश्किल से बस में लेकर के गए थे और वहां जाकर उससे रियाज करते थे। लेकिन वो बहुत छोटा सा था, उसकी आवाज में दम नहीं था। आओ इधर आओ, यहाँ बैठ, वहीं बैठ, हाँ बैठ, कोई बात। तो गया, खिड़की खुल गई, वहां बैठा लीजिए, ऊपर बैठे, ये ठीक है बैठिए। तो ये जो तानपुरा है उसका काम क्या हुआ, वही जैसे सितार बाकी गिटारों का है, इसलिए ये जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तानपुरा मिलाइए, 1 से 1.5 मिनट तक खूब अच्छे से उसको सुन लीजिए। जब आप सुन लेंगे तब आप जा करके आपके अंदर का जो कहते कि मन में हृदय तंत्रियां हैं और आपके साथ जो श्रवणेंद्रिय की सब बातें हैं वो एक तरह की हो जाएंगी। और जब वो एक साथ मिल जाएंगी तब आप जब सा लगाएंगे तो वो एकदम सुंदर सा उसी उससे मिलता हुआ आएगा। अभी हम लगाएंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि हमने तानपुरा सुना नहीं और हम बात कर रहे हैं। बात जाके करने से स्वर गायब होता है। हमको भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम इसलिए करते हैं कि हमारा बात करना जरूरी है। इसलिए बात जो ज्यादा किया उसका गाना उसका थोड़ी देर के लिए गायब रहता है, उसको साल लगा के उसको वापस आना पड़ता है। मुझे भी आना पड़ेगा, अगर हम जाएंगे अभी तो मेरा स्वर नहीं लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले लग रहा था, कोई आके सुन के गया, प्रियांशु आया था ना उस समय, ठीक ठाक गा रहा था ना, कहा गया है कि नहीं प्रियांशु बोले, हाँ तो हुआ था, तुम सुने थे ठीक ठाक गा रहे थे, अचानक से क्या हो गया अभी नहीं गा सकते, क्योंकि हम बहुत बात करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा। सा लगाने से हम वापस आते हैं जगह पे। सा हमारा रनवे है, और अगर रनवे सही रहा तो क्रैश नहीं होगा। उसका एक पहली जरूरत है, रनवे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। इसलिए सा खूब अच्छे से लगाइए। पहला काम है केवल सा 10 से 15 मिनट। अब कहते 10-15 मिनट, हम तो 1 घंटा लगाता नहीं, 1 घंटा कोई नहीं लगाता। 1 घंटा लगाया तो ये दुर्दशा नहीं होती जो आज है।
आज नहीं क्लास में बोलते हैं ना ऊपर का सा ही नहीं लग रहा, क्या तुम लोग गाना गा रही हो, हमको कहना पड़ता, पहले ऐसा कहना नहीं पड़ता था, सब रियाज करते थे। तो सा लगाना बेहद जरूरी है। 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा, 15 मिनट में सांस कम आवाज जाती, ये नहीं कि सा 1 मिनट सोचता है तब नहीं। ये कोई तरीका है कि आप एक बैठकी लगाए कुछ देर बैठे रहे, फिर उसके बाद एक बैठकी लगाए फिर बैठे रहे, क्या काम करेगा बॉडी आपका? लगातार रहना पड़ेगा ना। हर जगह तो आप जिम में ऐसे ही करते हैं, तो गाते समय इतना रेस्टिंग क्यों करते हैं भाई? बस खाली सांस लेने भर को समय चाहिए। ये शुरू हुआ, जहाँ ये खत्म हुआ, फिर ये लंबा चले, खत्म हुआ तुरंत, ये चीज आपका लगातार सा। तो सबसे पहले अपना सा पहचानना पड़ेगा। हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हमारा अपना कहाँ पे गला है देखना चाहिए। कुछ लोगों का गला चौथे काले में हो सकता है, लड़कियों का 4.5 में हो सकता है, 5 हो सकता है। 5 कॉमन है, ज्यादा लोग होते हैं। हालांकि ज्यादातर टीचर्स लोग 4 में सिखाते हैं, चौथा काला मीन्स जी शार्प। कारण क्या है? ज्यादातर टीचर्स हायर एज के लोग होते हैं, और ये लड़कियों का एक खास होता है कि वो 50 के आसपास जाते के बाद उसकी आवाज में एक हल्की भारी बना जाती है। आप अपने यहाँ पे देखेंगे, आपके यहाँ की दादी की, नानी की, उनकी आवाजें अब पहले जैसे पतली नहीं रही। आपको नहीं मालूम होगा, उनसे पूछेंगे तो खुद ही बताएंगे कि मेरी आवाज पहले पतली थी और धीरे धीरे मोटी होती है। ये लड़कियों की खासियत होती है कि एज बढ़ने के साथ साथ आवाज में भारीपन आता है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भारीपन आता है। तो क्या होता है कि ज्यादातर आवाज उनकी चौथे ताले के आसपास चली आती है, तो वो जिनको सिखाते हैं वो कंफर्टेबली चौथे ताले से सिखाने लगते हैं अपने कंफर्ट के लिए, विद्यार्थी को नहीं। और यहाँ जो नई लड़की जो गा रही हो, तो 5वें ताले से, B से, 5.5 से, वहां से अच्छा गाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, इसको ब्रिज करने के लिए हम लोगों ने तय किया कि 5वें ताले से करें। 5वां ताला थोड़ा सा ऊंचा पड़ता है सबके लिए, लेकिन फिर भी जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा ऊंचा गाए रहेंगे, तो अगर हम फिर 4.5 में आ जाएंगे तो हम अपने कंफर्ट जोन में इमीडिएटली वापस आ जाते हैं। तो कंफर्ट वाले स्केल में आने से पहले हम 5वें से रियाज कर ले। हमारे यहाँ पे अभी जो भी हमारे एक स्टूडेंट है, वो चौथे से गाती है प्रोग्राम में, 4.5 से अक्सर गाती है, बहुत अच्छा गाती है, 4.5 से। लेकिन क्लास में तो 5 में ही सीखती है। उसी तरह हमारी एक बहुत अच्छी शिष्या थी, पहले बहुत जबरदस्त गाती थी, चौथी कली से गाती थी, बहुत अच्छा गाती थी। लेकिन जब ग्रुप में उसको हम लोग सिखाते थे, हाँ, वो चौथे काले से गाती थी, लेकिन 5वें से हम लोग क्लास में सिखाते थे। तो ये जो है वो अपना अपना रियाज का पैटर्न और जगह खुद को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। कंफ्यूजन है तो एक बार गुरु जी से पूछ लेना चाहिए। हम अपना बता सकते हैं, हम गुरु जी के यहाँ गए, गुरु जी अपने कंफर्ट के हिसाब से काली 1 या C शार्प से सिखाते थे, क्योंकि उनकी एज हो गई थी। मैं पहुंचा तो वो 75 साल के आसपास थे, 73 या 74 साल के थे। तो 73-74 साल के थे, उनकी आवाज पहले से थोड़ी नीचे आ चुकी थी, वो गाते थे उसी जगह, या शुरू से उनकी रही होगी स्केल, हमको भी उसी से गवाते थे। वहां से सीख के घर आते थे और अपना स्केल ऊंचा कर लेते थे, उसी हिसाब से गाते थे। आज आपके पास इतने सारे साधन हैं, आप पूरे के पूरे रिकॉर्डिंग को, आपके पास ऐप हुआ करता है जिसमें आप पूरे के पूरे रिकॉर्डिंग को आप एक आध स्टेप ऊपर उठा सकते हैं। अभी आप देखिए, पहले के जमाने में अगर आपको पहले का किसी को टेक्नोलॉजी का अंदाज है, तो पहले आप जब उसका स्पीड बढ़ाते थे, व्हाट्सएप पे आप देखते हैं ना, 1x के बाद 1.5x 2x, आवाज का स्केल नहीं बदलता है, केवल जल्दी हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा होता था जैसे हम घर के सारे, और जब उसका स्पीड बढ़ा देते तो सारे और ऊपर जाता है। जितना स्पीड बढ़ाते जाएंगे वो उतना स्केल भी साथ में ऊंचा करता है, पुराने लोग जानते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, टेक्नोलॉजी ऐसा डेवलप कर दिया। हम लोग पहले ऑडेसिटी में काम करते थे। ऑडेसिटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, उसमें जब हम थोड़ा सा भी उसका जो वो फ्रीक्वेंसी को ऊपर करते थे, हल्का सा, जैसे 100 है तो 110 कर दी, 20 कर दी, तो उसका स्केल चढ़ जाता था, स्केल ऊपर चला जाता था। तो ये चीजें अब तो नहीं होती है। तो सब इन सब चीजों पर आप लोग इसका इस्तेमाल करिए, क्या दिक्कत है? जब आपको कोई रिकॉर्डिंग सुनते, कई लोग शिकायत करते, गुरु जी आपका गाया हुआ सब ई में है, हम तो गा नहीं पाते उसको। नहीं, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं।
क्लास में ए शार्प में गवाते हैं, वहां जाके आप घर में थोड़ा अपने स्केल से गाते हैं। तो स्केल का चुनाव वो बेहद जरूरी है। अगर सही स्केल का चुनाव नहीं किया, स्केल बोलना गलत है, स्केल इज नॉट द राइट वर्ड, इसको पिच बोला जाता है, लेकिन स्केल भारत में कहा जाता है। स्केल गलत वर्ड है, लेकिन फिर भी अपने यहाँ कस्टमाइज है उसका। इसका भी लिंक सारे ग्रुप में ही भेज दो। जो भी इधर जुड़ने में दिक्कत आ रही होगी, वो दूसरा वाला भी लिंक आ रहा है, उसमें जुड़ सकते हैं। एक आध तो बल्कि खुद से जुड़ जाए दूसरे वाले में, तब क्या होगा, इसको तब क्या होगा कि वो कुछ लोग उसमें आ पाएंगे, कुछ लोग वॉलंटरीली इस पे आ जाए दूसरे वाले ग्रुप में। ये सब चीजें हम लोगों ने भी सीखी है कि कैसे एक भर जाए तो दूसरा कैसे लगा दे, 32 हो गया तब क्या करें। उसमें अभी एक ही आई है। खैर, तो ये स्केल का चयन सब लोग करेंगे। ज्यादातर लोगों का ए शार्प होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ए में कर लें, बहुत ज्यादा जिसका थोड़ा भारी आवाज है, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के। इस बात को ध्यान दें, सभी लोग समझते हैं कि ऊंचा गाना ही बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका जो भी स्केल है या पिच है, वो उसको गाने में, इसमें कोई शर्म या वो नहीं होना चाहिए कि उसका स्केल ऊंचा है मेरा नीचा है तो वो अच्छा गाया कि हम बेकार। ऐसे थोड़ी, हम ई में गाते तो क्या हम जोशी जी बन गए क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो एक स्केल हमसे नीचे गाते भीमसेन जोशी जी, तो क्या मतलब है कि हम बड़े गायक हो गए? ऐसा थोड़ी। वो मेरा स्केल है, उनका स्केल। हम क्या करते हैं, हमारे पास है, उनका है। हम अक्सर नकल करने में यही गलती करते हैं। हमारे आइकॉनिक ज्यादातर उल्टा वाला होता है, जिसकी आवाज भारी होती है वो आइकॉन समझता है। जरा साइलेंट कर लो भाई, कौन हो? म्यूट 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 म्यूट। बात ही करना तो क्या क्या है? जुड़े क्यों? हमको दिखाने के लिए। अच्छा क्या बोल रहे थे? हाँ, ऊंचा करने नहीं। और क्या बोल रहे थे? हाँ, गलत लेते हैं हम लोग, अक्सर लेते हैं। ये गलती हमारे ज्यादातर लोग कैसे कैसे करते हैं, दो उदाहरण बताएं। जैसे अगर हमारा गला पतला और ऊंची हो जाता है, हम अपने गले की बात नहीं कर रहे, मेरा क्या है, मेरे लिए छोड़िए। कोई भी व्यक्ति जिसका हाई पिच का गला है, जिसका ऊपर बहुत अच्छा जाता है लेकिन नीचे उतना अच्छा नहीं जाता है, उसको राग दरबारी गाना ज्यादा अच्छा लगता है। वो सोचता है कि हम बड़ा गंभीर आवाज में गाते तो अच्छा रहता, उसमें कोशिश करता रहता, उसके पास जो हीरा है उसको छोड़ देता है और शीशे को चमकाने में लगा देता है। तब शीशे को न चमका, अगर आपके पास हीरा है तो उसकी कद्र करें। ठीक इसका अपोजिट हो सकता है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी का गला थोड़ा भारी था, उनको सोहनी ही गाना। अरे काहे गाना भैया सोहनी, तुम दरबारी गाओ ना, अच्छा लगेगा। तो जैसा हम किसी के बारे में अभी बताए, नाम आज लेंगे नहीं, किसी का ऐसा बड़ा रिस्की मामला है, कौन पता नहीं डिफेमेशन केस कर दे। तो चौथे काले से वो गाती थी, उसको भी वही ऊंचे ऊंचे राग पसंद थे। हम उससे कहे नहीं, तुम्हारे लिए हम 3 राग सेलेक्ट कर रहे हैं, वही 3 तुमको सिखाएंगे। वो रिवोल्ट करती थी, मुझे नहीं सीखना है। क्या क्या राग था? कौशिक कांगड़ा, दरबारी, जोकोस। और उसको हम लगातार उसको प्रेशर डाले थे कि नहीं, तुमको हम कौशिक कांगड़ा ही गवाएंगे। हमसे बहुत जिद्दी था और बहुत गुस्सा भी थे, आज का कुछ भी नहीं। तो वो उसको हम जबरदस्ती सिखाते थे कौशिक कांगड़ा। वो रिक्शा में मम्मी के साथ आती, पूरी देर से बोलते, गुरुजी आज भी हमको फिर से कौशिक कांगड़ा सिखाओ। मुझे नहीं गाना है, मैं नहीं गाऊंगी। और 13, 14, 12, 13 साल की थी, लगातार रिवोल्ट करती आती थी। उसकी मम्मी कहती थी नहीं गुरुजी बोले उनकी बात बननी चाहिए। आजकल के मम्मी पापा नहीं है, आजकल मम्मी पापा तो छोड़ दो, दूसरा गुरुजी ले लो, कहाँ चाहिए बोलो, कितना गुरुजी चाहिए बोलो, हम ले आते थोक के, आधा दर्जन ले आएंगे, छाप लेना अपने हिसाब से। तो ऐसे वाले नहीं थे मम्मी पापा, वो सब ले आते, नहीं बेटा ऐसा नहीं, चलो गुरुजी जो बोले तुम्हारा अच्छा समझ लो। बाद में उस लड़की ने कौशिक कांगड़ा, जो कोर्स, ये दोनों राग तो ऐसा गाया। दीपांशु साइलेंट करो, दीपांशु साइलेंट, हाँ ठीक है। ऐसा गाया उस लड़की ने कि बोले हम लोग के आंख में आंसू आते सुन करके। ऐसा तगड़ा कौशिक कांगड़ा कि मैं उसको कभी कभी ऐसे ही सुन लेता हूँ। कमाल होता है, कमाल करता है। तो उसका क्या है कि गला बहुत भारी था,
चौथे ताले से ऑलरेडी गाती थी और थोड़ा सा नीचे वाले राग उसके गले में खिल जाता। तो हमको चयन करना चाहिए कि कौन सी चीज मेरे उपयुक्त है। मेरे ऊपर लाल रंग अच्छा लगता है या काला, ये तो हम लोग खूब चुन लेते हैं अपने हिसाब से शीशे में देख देख के। संगीत में आप उल्टा क्यों चुनते हैं? उल्टा नहीं चुनना चाहिए। आप अगर देखते हैं कि आपका गला नीचे की ओर अच्छा जा रहा है, दरबारी, और अगर आपका गला ऊपर ही ऊपर जाते जा रहा है तो दरबारी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। एक ए जाएगा तब आप गा पाएंगे। कुछ लोग जीवन में वरदान प्राप्त होते हैं, मैं उसको उन लोगों में अपने को गिनता हूँ। ये मेरा अपना अभिमान है, गर्व नहीं। गर्व है, घमंड नहीं। ये मेरा अभिमान है कि मेरे पास जो रेंज है बहुत कम लोगों के पास होता है। लगभग आज भी हमारे पास 2.5 तक का रेंज है। इससे पहले 3 का बड़े आराम से था, नीचे ऊपर। ऐसे रेयर लोगों के पास होते हैं। तो हमारे लिए दरबारी गाना और सोहिनी गाने में बहुत दिक्कत होती थी। जैसा होता था वैसे गा देते थे, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं। इसको स्वीकार कर लेने में भलाई, तभी आप कर पाएंगे। सीखिए सब, लेकिन जब मंच पे गाना हो, अपने लिए राग का चयन करना है, तो पहले ही आप देख लीजिए। हम यमन गाते समय भी कोशिश करते थे कि वो बंदिश में गाऊं जिसका सम ऊपर हो, क्योंकि नहीं तो हमको तो बंदिश खुदा ऐसे गाएंगे, हमारा नीचे गला ही नहीं जाता था एक जमाने में। तो हमने क्या किया, मना दे समझता ऊपर गाय। तो हमें लगा कि मेरा यमन ऐसे खिल के आया। उससे पहले अब तो मन बांध, क्या बांध लिए, कुछ नहीं, हम भी बांध देखा था। हमने कहा ऐसे नहीं गाऊंगा यमन। मैं रिवोल्ट कर गया। मैंने अपने लिए वो बंदिश चुनी जो नहीं मिली मुझे, तो मैंने बांधा लिया। ये भी होता है, नहीं दोगे हमको कोई बंदा, नहीं कोई बात नहीं। हमारा उनके गुरु जी हमारे जितने बंद, उनका गला नीचे भारी था, वो ऐसे ही बंदिशें गाते, जाना सारी बंदिशें उनके नीचे वाली। तो हमको नहीं अच्छा लगता। तो ऐसे हमने अपनी चुनाव किया। तो हमने कहा ऐसो भाई है, कहाँ लेगा इसके सम को ऊपर। उस जमाने में नहीं मिलती थी इस तरह बंदिशें। पहली मेरी यमन की दोनों बंदिशें इसीलिए बनी थी, नीड बेस्ड। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो सर मेरी नेसेसिटी थी कि मैं ऐसा बनाऊं। मुझे एक ताल गाने में अच्छा लगता था, मैंने एक ताल में सैकड़ों बंदिशें बनाई, सैकड़ों, देख सकते हैं। ज्यादातर बंदिशें मेरी एक ताल में, 3 ताल में कम है। और किताब खोलिए, किताब में आपको एक ताल की बंदिशें 10% भी नहीं मिलेगी, 90% आपको 3 ताल मिलेगी। तो जिसको जो अच्छा लगे उस हिसाब से उसका चयन कर लो। इसलिए हम लोग इतनी सारी चीजें सिखाते हैं। एक राग उठाया, 4 बंदिश सिखाए। क्यों 4 सिखाए? एक काफी था, क्यों 4 सीखना? हम 4 इसलिए सिखाए कि आप अपने हिसाब से एक चुन लीजिए जो आपको ज्यादा अच्छा। फास्ट लगता है तो फास्ट, किसी की तान बहुत फास्ट जाती है, किसी की आला बहुत अच्छा जाता है। अपने हिसाब से टेलर मेड कर लीजिए उसको कि मैं अपनी गायकी ऐसे करूँगी। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कहा सा के लिए। तो सा में आपका स्केल का चुनाव पहला जरूरी है। सा लगाया 15 मिनट, दूसरा जरूरी है। उसके बाद सा के आसपास आलाप, ये आपको थोड़ा नीचे तक रे सा, रे सा, रे सा। मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ, इसी को आप, ये 5x था, उसको आप 1x में ले लीजिए आराम से, धीरे धीरे। इसमें आप आधा घंटा चल दीजिए। इसमें राग का चुनाव कैसे करें? राग का चुनाव वो भी आपको जो अच्छा लगे, अंदर से आज इच्छा हो रही है भैरव ही गाइए, कोई दिक्कत नहीं। दरबारी मंडल दरबारी। इस समय क्लास में तिलक कामन चल, तिलक कामन में ही आलाप कर लो। पहने सारे गा सा, पहने सा, सबका अपना अपना हिसाब किताब उस हिसाब से। लेकिन राग ही गाएंगे ना, कुछ लोग केवल स्वर गाने लगते हैं। नहीं, केवल स्वर कोई चीज नहीं होता है। केवल स्वर का रियाज नहीं होता। इसीलिए आज भी जिम से ज्यादा योग ज्यादा करते हैं, क्योंकि योग सर्वांगीण है और जिम हमेशा बात करता है किसी एक चीज के लिए। हमारे पास एक सीखने के लिए आता था, जिम ट्रेनर है इस समय, उसकी अपर बॉडी इतनी खूबसूरत थी, यहाँ तक कंधा सब कुछ था, और वो कभी कभी हाफ पैंट पहन कर भी चला आता था।
जिम ट्रेनर था, कल हो सकता है उधर से ही चला है गाना सिखाए, पैर उसके ऐसे पतले थे मोर की तरह। हमको अजीब लगता है, ये नहीं लगता है सलमान खान को। बहुत पुराना स्टूडेंट था वो आता था, जिम ट्रेनर है। तो हम मैंने बोलते थे लेकिन हमें लगता है तुम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, सर्वांगीण नहीं हो रहा है। तो हम लोग के योग पद्धति में जो सिखाया जाता है, अभी योग दिवस आ रहा है 31 तारीख को, तो उस योग पद्धति में हमेशा बात सर्वांगीण होती है। हम लोग जो छोटा मोटा चीज करते हैं केवल आसन बोलते हैं उसको। आसन योग का एक पार्ट है। योग में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उनसे सारी चीजों को मिला के जब आप करते हैं तो आपका पूरा के पूरा होता है। ये बहुत कठिन चीज है। 2-4 आसन कर लेना बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ नहीं है। योग करे तो पूरे ढंग से हर चीज करे उसको। तो ये जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखते पहले सा में कोई भी एक राग ले ले और राग को बहुत अच्छे से उसमें ही आलाप करते रहे, ऊपर न जाए, केवल सा के इर्द गिर्द सा को सेंटर करें। सा को सेंटर करते हुए जागृति पाठक साइलेंट करो, म्यूट करो, तो नहीं होता है। तो उसमें ये चीज ध्यान रखने की पहली बात हो गई। दूसरा पार्ट हो गया, तब आता है तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में समोसा खाना चाहिए। फिर खाना चाहिए। जो जब मन करे तब कर लेना। समोसा टीम को बोले ही नहीं है। हैं? नहीं अच्छा है। खाना तीसरा इम्पोर्टेंट है। खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। खाने की बात करनी है ना। ये कॉमन सवाल है, अक्सर लोग मेरे पास आते हैं पूछने लेकिन वो के लोग लिए। चले गए, अभी मत बोलिए, आ जाएंगे तो। अच्छा, हाँ वो एंजॉय कर रहे हैं। यहीं पे दे दो। हाँ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हाँ, हो रही थी क्या अभी?